थट्टा, देखिए थट्टा, थट्टा महाराष्ट्र, थट्टा महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय समझा जाता है कि थट्टा महाराष्ट्र में किसकी मृत्यु हुई थी, और यही इनका राजरोहन हुआ था, यही इनकी मृत्यु हुई थी थट्टा महाराष्ट्र में। साथियों, जो प्रश्न का जो विषय है वो यह है, इनकी मृत्यु पर बर्नी ने एक वक्तव्य बोला था। जो वक्तव्य बोला था वो लगातार सुर्खियों में रहता है, वो क्या है जानना उसको। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ये महल में कभी बिना वस्त्र के आ जाते थे, कभी महिलाओं के वस्त्र पहन के आ जाते थे, तो लोग इनसे थोड़ा हताहत थे, इनको राजा नहीं समझा जा रहा था। एक बार ऐसा लग रहा था कि ये मूर्ख राजा है, ये पागल सुल्तान है। तो साथियों, जो उन्होंने बोला था बर्नी ने, सटीक साबित हो रहा होगा, सुनकर देखिए बर्नी ने कहा था, राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। क्या बोला था? देखिए, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बर्नी ने कहा था, क्या नाम था उनका? बर्नी। देखो, बर्नी, एक तो बर्नी होती है, एक बरना होता है, वो नहीं है, पर ये क्या है? बर्नी एक इतिहासकार था। एक बर्नी जो इतिहासकार था, इन्होंने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर राजा को प्रजा से और प्रजा से राजा को मुक्ति मिल गई। काफ़ी अच्छा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा साथियों। देखिए, हमने इसे बहुत अच्छे से समझाया है, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक था। बेहतरीन टॉपिकों में से एक टॉपिक है तुगलक वंश था। इस तुगलक वंश में हम आपको 2 शासक बता चुके हैं। एक और शासक है जो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और उनका नाम क्या है वो आपके सामने आने वाला है, फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतना ही समय हम फिरोज शाह तुगलक को देंगे, और थोड़ा वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो में आपको टेस्ट आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ, फिर देखेंगे हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में। चलिए, देखिए, अब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल माना गया 1347 ईस्वी से और 1387। काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है इनका भी, काफ़ी लंबा कार्यकाल है, आपको दिख भी रहा होगा। 1347 से 1387 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल माना जाता है। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो इनके कार्यकाल में अगर हम शुरुआत करते हैं, देखिए काफ़ी लंबी शुरुआत, काफ़ी लंबा अंत होगा इनका। काफ़ी काम इनके द्वारा किए गए थे, उन सब कामों के बारे में हम आपसे जिक्र करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको बताया था कि जो इन्होंने सबसे पहले ही सैनिकों में, जो सैनिक थे, सैनिकों को क्या कर दिया था? इन्होंने जन्मजात कर दिया था, जन्मजात। अगर इसका मतलब आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि इनको कर दिया था वंशानुगत। क्या कर दिया था? वंशानुगत कर दिया था। इससे आपको समझ में आया कि पीढ़ी दर पीढ़ी सैनिक लगातार वही रहेंगे जो उनकी सेना में थे। इससे एक नुकसान जरूर होता नजर आ रहा था, नए लोगों को रोजगार मिलने की संभावना थोड़ी समाप्त होती नजर आ रही थी, और इन्होंने सैनिकों को वेतन के स्थान पर जागीर देना प्रारंभ कर दिया था। ये इनका सबसे अजीब व गरीब फैसला था। मतलब ये पैसे नहीं देते थे लोगों को, वहां पे जागीर दे देते थे कि आपको 2 बीघा, 5 बीघा, 6 बीघे की जागीर दे दी जा रही है, आप इसी में अन्न उगाओ, खाओ, पियो, ऐश करो। तो कुल मिलाकर इन्होंने जागीर देना प्रारंभ कर दिया था। जागीर का मतलब है जमीन जायदाद देना उन्होंने शुरू कर दिया था वेतन के स्थान पर। यह काफी अच्छा बिंदु हो सकता है। देखिए, ऐसा बताते हैं युद्ध के लिहाजे से ये काफ़ी बड़े सैनिक माने जाते हैं, और इन्होंने कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया था, किसी के ऊपर इन्होंने मतलब प्रताड़ना नहीं की किसी के ऊपर इन्होंने। कुल मिलाकर इन्होंने किसी के ऊपर अपनी राज व्यवस्था में और सेना लेकर के वार नहीं किया था। तो इनका एक बहुत बड़ी खूबी भी मानी गई है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, अभी समझें, तो जो फिरोज शाह तुगलक था, इन्होंने 2 ऐसे काम किए थे जिन्हें आप देख करके दंग रह सकते हैं। मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। इनके द्वारा दीवान ए बंदगान, इनके द्वारा
दीवान ए बंदगान क्या है साथियों? दीवान ए बंदगान एक नया विभाग शुरू किया गया था। क्या किया गया था? दीवान ए बंदगान। जो दीवान ए बंदगान था ये एक नया विभाग था जो इनके द्वारा शुरू किया गया था। यानी दीवान ए बंदगान के साथ में एक दूसरा तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो दीवान ए खैरात। क्या है साथियों? दीवान ए खैरात। देखिए दीवान ए बंदगान का मतलब है दासों के लिए, दासों के लिए रहने की व्यवस्था। किसके लिए? दासों के लिए रहने की व्यवस्था। जो गुलाम थे साथियों, जो गुलाम व्यवस्था चली आ रही थी प्राचीन समय से, उनके लिए एक रहने का सहने का एक अच्छा ढंग इनके द्वारा दिया गया था। एक ऐसा विभाग स्थापित किया था कि इनकी भी औकात होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लंबे समय से जो रेल की पटरियों पर कुछ कुली रहते थे जिनका कोई माजना नहीं था, और जिन्हें लोग जानते नहीं थे, लोग पहचान ही नहीं पाते थे कि कौन कुली है कौन नहीं है। लोग आवाज़ दे रहे हैं, सामान कोई ले जाता, किसी पर मतलब शक रहता था। तो रेलवे विभाग ने, आपको पता होगा, उनको ड्रेस कोड दिया। रेड कलर का ड्रेस जिनके पास होगा वो कुली होगा, उनके पास एक मार्कर होगा, मार्क लगा होता है, एक बिल्ला वगैरह लगा होता है, तो उनसे पहचान हो जाती है कि यात्रियों को फिर ये असुविधा नहीं होती है, उन्हें पहचानने में आसानी से पहचान लेते हैं और उनकी भी एक औकात, उनकी भी एक वैल्यू हो गई थी। तो कुल मिलाकर के दीवान ए बंदगान एक दासों के लिए एक नया विभाग स्थापित किया गया था, और यानी क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। एक दीवान ए खैरात, गरीबों के लिए भोजन, गरीबों को भोजन। आप लोग देख करके देखिए इनकी जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी काफ़ी अजीब गरीब व्यवस्थाएं हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं इन्होंने दी थी। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात का मतलब है जो गरीब, जो ज़रूरतमंद थे, जिन लोगों को भोजन दिया जाना चाहिए, जो 2 वक्त की रोटी नहीं बना के खा पा रहे थे, उन लोगों को इन्होंने भोजन के लिए एक ढाबों की व्यवस्था की थी। एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है, आपको भी देखिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है साथियों, तीसरा के बाद में चौथा पॉइंट क्या है, आपको यह समझना होगा कि दीवाने ए बंदगान दासों के लिए एक नई व्यवस्था, दीवाने खैरात गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। एक और अच्छा काम, नहर निर्माण प्रक्रिया, नहर निर्माण प्रक्रिया। जो नहर निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। देखिए आप लोग काफ़ी लंबे समय से हमें देख रहे हैं, आप काफ़ी लंबे समय से हमें सहन करते आ रहे हैं। आप लोग सोचिए, मैंने पहली बार आपको बताया था कि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने नहर निर्माण की योजना बनाई थी, लेकिन उसे वो क्रियान्वयन नहीं कर पाए थे। तो आपको पता लगा होगा जो नहर निर्माण की जो योजना बनाई गई थी आखिर वो जमीनी कब हुई थी? तो जमीनी हुई थी फिरोज शाह तुगलक के समय में। यहाँ से एक प्रश्न मैं आपको बता दूं कि भारत में बनाई गई पहली नहर गुड़गांवा कैनाल थी, जो गुड़गांवा से शुरू की गई थी। गुड़गांव वर्तमान में हरियाणा में आता है। तो साथियों हरियाणा से नहरों की व्यवस्था की गई थी। जो गुड़गांवा जो कैनाल है, जो नहर है, वो भारत की एक पहली नहर मानी जाती है। इसके बाद अगर हम मानते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता गंगा सिंह द्वारा गंगा नहर का निर्माण 1927 को किया गया था, उसके बारे में भी आप जानते होंगे, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो आप लोग समझेंगे कि नहर निर्माण की प्रक्रिया यहाँ की गई थी। अगर आप एक और अच्छा प्रश्न, नहरों का देश पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा नहरों की अगर व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा दुनिया में नहरें हैं तो वो पाकिस्तान में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नहर निर्माण की योजना साथियों, इनके जो ये फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने 84 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था। 84 प्रकार के करों से जनता जो बोझिल थी उनको हटा दिया था। उनसे अब कुछ ही कर लिए गए थे, जिन्हें पानी पर लिया जाने वाला एक कर था जो अहम कर समझा जा रहा था कि पानी से जो लोग उपभोग करेंगे, पानी का जो उपभोग करेंगे वो कर देंगे। आपने देखा होगा कि गाँव में 5 रुपये 10 रुपये की जमा भरी जाती थी एक साल में एक बार। तो 5 रुपये इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती थी, कई बार तो वो भी नहीं भरी जाती थी पुराने समय में जब फसल नहीं होती थी। तो 5 रुपये का या 2 रुपये का 1 रुपये का जो भी बिल, इनका बिल स्वरूप जो आता था वो इन्होंने शुरू किया था, जिसे हक़ेक़ ए सर्ब बोला गया था। हक़ेक़ ए सर्ब। देखिए हक़ेक़ ए सर्ब जो है आपको दिख रहा होगा, हक़ेक़ ए सर्ब है जो पानी पर लिया जाने वाला एक कर था जो इनके द्वारा शुरू किया गया था। इन करों के साथ में एक और अति इंपॉर्टेंट कर था जिसे क्या बोला गया था, जजिया कर। जजिया कर साथियों आपको देख करके हैरानी होगी कि सर जजिया कर बहुत बार सुना है, लेकिन ये क्या था जजिया कर जो लिया जाता था? मैं आपको याद दिलाऊं कि भारत में मुसलमानों पर लिया जाने वाला एक अलग ही प्रकृति वाला कर था जिसे बोला गया था तमगा। कौन सा था? तमगा कर था। देखिए तमगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, और एक जजिया शब्द है, जजिया। देखिए
जो तमगा है ये मुसलमानों से लिया जाता था और जजिया कर था ये वैश्विक हिंदुओं से लिया जाता था। यानी जो जो कुरेचेन यानी जो खत रखते थे, जो दाढ़ी होती है, जो दाढ़ी रखता अर्थात मुसलमान होता था, उससे लिया जाता था तमगा पर कर, तमगा। और जो चोटी रखता था, जो ये चोटियाँ होती थी, जो कुछ लोग चोटी बढ़ा लेते हैं 2 4 5 बाल 10 बाल 20 बाल, अर्थात हमारे देश में पंडितों की एक परंपरा चली आ रही थी जो चोटी रखते थे। जो चोटियाँ जो रखते थे, जो पंडित समझे जाते थे, जो सवर्ण कास्ट के जो लोग समझे जाते थे, उनसे जो कर लिया जाता था उन्हें हम ब्राह्मण कर बोलते थे, इसको तो जजिया कर था। आपको समझ में आया होगा जजिया कर क्या था। अभी आप देखेंगे कि इनके समय में और क्या काम किया गया था, ये आप देखेंगे। इधर देखिए, आपको दिख रहा होगा, 100% दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर हम इधर से देखेंगे तो इनके द्वारा क्या किया गया था कि 2 अशोककालीन स्तंभ थे। किसके कालीन स्तंभ थे? अशोककालीन स्तंभ थे। और अशोककालीन जो स्तंभ थे, अशोककालीन स्तंभ, देखिए अशोककालीन जो स्तंभ थे, इन अशोककालीन स्तंभों में एक टॉपरा का स्तंभ लेख, कौन सा था? टॉपरा, एक सेकंड, हाँ देखिए, अभी हम बात कर रहे थे इनके बारे में कि अशोककालीन जो 2 स्तंभ लेख थे, उन स्तंभ लेखों में एक तो है टॉपरा का स्तंभ शिलालेख, टॉपरा, और एक है मेरठ। कहाँ का था? मेरठ। देखिए, टॉपरा का जो शिलालेख था, इस टॉपरा का शिलालेख जो था, ये टॉपरा अंबाला में था। कहाँ पे था? टॉपरा अंबाला में, जिसे ये दिल्ली लाए थे। कहाँ लाए थे? दिल्ली लाए थे। मेरठ जो शिलालेख था, इसे भी ये दिल्ली लाए थे। कहाँ लाए थे? दिल्ली। यानी अशोककालीन 2 स्तंभ थे जिन्हें ये कहाँ लाए थे? टॉपरा यानी अंबाला हरियाणा से, टॉपरा अंबाला हरियाणा से और दिल्ली लाए थे। और मेरठ का जो शिलालेख था, जिसे दिल्ली लेकर आए थे। इसके बारे में भी हम इसे जिक्र करेंगे, आपको आगे भी पढ़ाएंगे जब मौर्यकाल पढ़ाएंगे कभी, है ना। इसके बीच अगर हम देखते हैं अशोककाल ये सिस्टम होने के बाद, इन्होंने एक अच्छी बात ये थी कि दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली में अंगूर के बाग लगाए थे। अंगूर की खेती के लिए को लेकर के प्रश्न कई बार पेपरों में लगातार सुर्खियों में रहते हैं और पूछे जाते हैं कि दिल्ली में अंगूर के बाग की खेती किस शासक ने की थी? तो वो किस शासक ने की थी? ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। एक और अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, आप समझेंगे कि आरएएस आईएएस की रैंक में आने वाला प्रश्न जो है एक अच्छे सीजीएल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होगा वो आपको समझना है। देखिए साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कुतुब मीनार के बारे में, सुना है? कुतुब जो मीनार है उसका निर्माण, जो आधारशिला रखी थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। आपने ये भी सुना होगा इसका जो निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था वो उनके दामाद ने करवाया था, जो इल्तुतमिश थे, उसने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। अगर हम इसी के बीच और आगे समझें तो आगे क्या समझें? देखिए कि एक बार एक प्रश्न आया था कि इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था। पुनः निर्माण की बात अगर मैं आपको बता दूं साथियों, आगे चल करके इन इमारतों की परवरिश इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, तो बताया जाता है इस महल के अंदर, कुतुब मीनार के अंदर घास फूस उग गया था, जिसमें एक काला सांप रहने लग गया था। काला सांप यानी सर्प रहने लग गया था। और वो काला सर्प है, वर्षा के दौरान उस पर ऐसा बताया जाता कि जो प्राकृतिक जो आपदा है, बिजली पड़ी थी, और बिजली पड़ने से वहाँ पर वो 5वीं जो मंजिल है इसकी, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी, फट गई थी। ध्वस्त होने के साथ में साथियों, इन शासकों में से जो फिरोज शाह तुगलक था, इन्होंने उसका एक बार फिर से पुनः निर्माण करवाया था। तो काफी अच्छा प्रश्न आपके हाथ लगा होगा, आप लोग समझना, एक बार देखना। कुतुब मीनार का पुनः निर्माण, कुतुब मीनार, कुतुब जो मीनार है पुनः निर्माण, क्या है इसका? पुनः निर्माण। कुतुब मीनार का क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। अब एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं फिरोज शाह तुगलक को। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का इसका कार्यकाल 1347 से 1387 ईस्वी माना गया है। और इनके द्वारा सबसे अच्छी बात यह है कि सैनिकों को जन्मजात यानी वंशानुगत कर दिया था कि दर पीढ़ी दर ये शासक बनते रहेंगे। इनके द्वारा जागीर प्रदान की गई थी वेतन के स्थान पर, ये इनके द्वारा किया गया अहम कार्य था।
और दीवान ए जो बंदगान है ये दासों के लिए एक विभाग खोला गया था। दीवान ए खैरात था, ये गरीबों के लिए एक दान विभाग खोला गया था। नहर निर्माण की प्रक्रिया इनके द्वारा शुरू की गई थी और जो नहर निर्माण है इस पर लिया जाने वाला एक कर था जिसे हक़ीक़ ए सर्ब बोला गया था। तमाम करों से मुक्ति दिला दी थी इन्होंने। हक़ीक़ ए सर्ब पानी पर लिया जाता था और जो जजिया कर था वो हिंदुओं से लिए जाने वाला कर था जो इनके समय में शुरू किया गया था। तो जजिया कर कई बार आता पेपर में कि किस शासक के समय में शुरू किया गया था, तो वह फिरोज शाह तुगलक के समय में किया गया था जजिया कर। इधर देखेंगे तो अशोक कालीन 2 स्तंभ लेख थे जो टोपरा अंबाला हरियाणा में था और एक मेरठ यूपी में था। इन दोनों को ये दिल्ली लेकर आए थे। काफी अच्छा प्रश्न ये भी हो सकता है। और दिल्ली में अंगूर के खेत की दिल्ली में जो अंगूर की जो खेती है या अंगूर जो बोलते हैं उनके बाग लगाए थे वो किसके समय में लगाए थे। ये लगातार प्रश्न सुर्खियों में रहा है, तो ये हो सकता है फिरोज शाह तुगलक के समय में। और कुतुब जो मीनार है कुतुब मीनार का इन्होंने फिर से पुनः निर्माण करवाया था। मैंने आपको इसके बारे में अभी भली भांति समझाया था। अब देखिए अगला और एंड का शासक इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसे बार बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इनका अंतिम शासक कौन है, ये है नासिरुद्दीन तुगलक। कौन थे? नासिरुद्दीन तुगलक। कौन है? नासिरुद्दीन तुगलक। नासिरुद्दीन तुगलक इनके अंतिम शासक हैं जो 1387 ईस्वी को सत्ता पर आए थे और 1414 ईस्वी में इनका पतन हुआ था, इनकी मृत्यु होती है। आप लोगों को देखना है कि जो नासिरुद्दीन तुगलक है ये अंतिम शासक हैं। कैसे हैं? अंतिम शासक यानी तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन तुगलक, यानी जो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे नासिरुद्दीन तुगलक, ये शासक बने थे। अगर आप उनके बारे में समझेंगे तो इनके समय में जो एक इंपॉर्टेंट कार्य था वो सबसे अधिक बार पेपर में पूछा गया है कि 1398 ईस्वी को इनके समय में एक शासक हैं तैमूर लंग। कौन है? तैमूर लंग। जो तैमूर लंग हैं इनके द्वारा इनके समय पर आक्रमण किया गया था। बताया जाता है कि जो तैमूर लंग था, तैमूर लंग का मकबरा दुनिया का सबसे प्राचीनतम मकबरा माना जाता है, ऐसा कुछ माना गया है। और जो तैमूर लंग है काफ़ी समय से प्रसिद्धि आ रही है और बताया जाता है कि बाबर ने भी अपने आप को तैमूर का वंशज माना था, कुछ ऐसा बताया था। चलिए कोई बात नहीं है। 1398 ईस्वी में और इनके समय में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था और जो आक्रमण था ये दुनिया का भयानक आक्रमण में से एक आक्रमण माना गया था। साथियों ये प्रश्न से अधिक बार पेपर में पूछा गया है और बताया जाता है कि इनकी मृत्यु 1414 को इनका समापन हो जाता है। उसके बाद में सैयद वंश की स्थापना होगी और सैयद वंश बहुत छोटा राजवंश माना जाएगा। उसके बाद में हम फिर लोधी वंश पढ़ेंगे, फिर हम मुगल वंश पढ़ेंगे, तमाम वंश। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों। जय भीम साथियों।